एक जगह पे बैठ के 4-5 लोग पार्टी कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं और उन सबके बीच में हंसी मजाक चल रहा होता है और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तभी इनमें से एक बोलता है कि यार तुमने क्या किया है जीवन में, मैंने 4 लोगों की हत्या कर दी लेकिन आज तक पुलिस मुझे छू भी नहीं पाई। अब इसके साथ के जो लोग होते हैं नशे में धुत होते हैं, कोई इसकी बात पे ध्यान देता है कोई नहीं देता, क्योंकि शराब पी के तो आदमी बोलता रहता है। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो इसकी बात को ध्यान से सुनता है और वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो उसकी बात पर इतना ध्यान दे देता है कि वो सीधा पुलिस के पास चला जाता है। दरअसल उसका एक साथी जो है पुलिस वाला होता है, वो अपने मित्र के पास जाता है, वो सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे करके कल शाम को मेरा एक दोस्त था, वो कह रहा था कि उसने 4 हत्याएं कर दी हैं लेकिन अभी तक पुलिस उसका बाल भी बाका नहीं कर पाई और उसको लगभग 2 साल हो गए हत्या किए हुए। अब दोस्तों, अब पुलिस वाले क्या है, इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। क्राइम ब्रांच इस मामले की अच्छी तरह से जांच करती है और पता चलता है कि हाँ, हकीकत में इसने 4 हत्याएं की हैं और अगर ये रात के समय जब शराब पी रहा था और इस वाली बात को नहीं कहता तो ये कभी भी पुलिस के हाथों नहीं आता। दोस्तों, आज की कहानी इसी आदमी के ऊपर है कि इसने 4 लोगों की हत्या कर दी और 27 महीने तक आराम से घूम रहा था। लेकिन इसी की गलती थी कि इसने ये वाली बात कह दी कि मैंने 4 हत्याएं कर दी, 27 महीने हो गए, आज तक पुलिस मुझे छू नहीं पाई। इसी की गलती से ये पकड़ा गया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है देश की राजधानी दिल्ली से और दिल्ली का ही एक एरिया लगता है वजीराबाद। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 27 जुलाई 2016 की सुबह लगभग 9:30-10 बजे के आसपास का समय होता है। तभी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक कैनाल है, वहीं पे एक लड़की की लाश तैरती हुई नजर आती है। उस लड़की की उम्र लगभग 20-21 साल के आसपास होती है। तभी कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि कैनाल में एक लाश तैर रही है लड़की की। अब वहाँ के लोगों का हजूम लग जाता है वहाँ पे उस लड़की को देखने के लिए कि ये लाश किसकी है। अब पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है, उस लड़की की लाश को निकाला जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि क्या कोई इस लड़की को जानता है, तो सभी लोग मना कर देते हैं कि नहीं साहब, हम इस लड़की को नहीं जानते, ना ही हमने कभी पहले इसको यहाँ पे देखा। तभी दोस्तों कोई आके पुलिस को बताता है कि कैनाल के थोड़ी ही दूरी पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, लावारिस गाड़ी है, सेंट्रो कार है, जिसका नंबर है DL1CJ7565। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस सेंट्रो कार के पास जाते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि भाई ये कार किसकी है। अब इस कार के बारे में पता चलता है कि ये कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो पता चलता है कि ये कार जो है नैना करोड़ीवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि वजीराबाद दिल्ली की रहने वाली है, जिसकी उम्र 21 साल है। अब पुलिस वाले इसका एड्रेस निकालते हैं और एड्रेस निकाल के इसके घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचते हैं तो उसकी घंटी को बार बार बजाते हैं लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलता नहीं है। वो अड़ोस पड़ोस में जाके पूछते हैं कि भाई ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे, तो अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि ये तो कई दिनों से दिखे ही नहीं है, ये कहीं गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि बच्ची की जो इनकी बेटी है उसकी लाश कैनाल में पाई है, परिवार के लोग गायब हैं, ये लोग कहाँ गए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परिवार में कौन कौन रहता है। परिवार में टोटल 4 लोग रहते हैं, जिसमें घर के जो मुखिया हैं उनका नाम है वेद प्रकाश करोड़ीवाल, उनकी पत्नी साधना करोड़ीवाल, उनका बेटा शुभम करोड़ीवाल और उनकी एक बेटी नैना करोड़ीवाल, जिसकी लाश पुलिस को मिली है। अब माँ, बाप और भाई ये तीनों लोग गायब हैं, इसीलिए पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद जो नैना करोड़ीवाल है इसे किसी लड़के से प्यार था और इस प्यार की वजह से ही इसके परिवार वालों ने इसे जो है ऑनर किलिंग में मार दिया है और इसकी लाश को कैनाल में फेंक के ये लोग भाग गए हैं ताकि पुलिस इनको पकड़ ना सके। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो है इस मामले को ऑनर किलिंग में समझते हैं, इसीलिए नोटिस चस्पा कर देते हैं और ऑनर किलिंग में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। अब पुलिस जो है इन्हें जगह जगह ढूंढती है, इनके जितने रिश्तेदार थे, जहाँ पे ये लोग काम करते थे,
बच्चे जहाँ पे पढ़ते थे इनके सभी लोगों से जानकारी लेती है, लेकिन कोई भी कहीं भी मिलता नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ होता है। अब पुलिस जो है इस पूरे के पूरे परिवार को भगोड़ा घोषित कर देती है और भगोड़ा घोषित करने के बाद में इनकी प्रॉपर्टी को सील कर देती है। अब प्रॉपर्टी सील हो जाती है। अब इसके बाद में जिस लड़की की लाश मिली है दोस्तों, उस लड़की के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये लड़की किस लड़के से प्यार करती थी। तब इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये लड़की जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाती भी थी और इस लड़की की शादी की बात चल रही थी। अब पुलिस वालों को ये बात कंफर्म हो जाती है कि लड़की की जो है ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही होगी शायद कहीं पे, इसीलिए इस लड़की ने मना किया होगा और मना किया था तो इसके परिवार वालों ने इसकी हत्या कर दी। अब पुलिस वाले जो है कंफर्म हो गए थे कि इसके परिवार वालों ने इसकी हत्या कर दी। जहाँ जहाँ हो सकता था पुलिस वालों ने हर जगह ढूंढा, लेकिन ना तो परिवार वालों का कोई अता पता, ना कोई ठिकाना, ना कोई फ़ोन नंबर, कुछ भी नहीं लगा। इसके जितने रिश्तेदार थे पुलिस वाले उनको बार बार थाने में बुलाया करते थे, उनसे पूछा करते थे कि शायद किसी का फ़ोन आया हो, लेकिन किसी के पास कोई भी फ़ोन नहीं आता। अब दोस्तों धीरे धीरे करके समय गुजरता जाता है। अब समय गुजरता जाता है तो पूरे 27 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इस केस के बारे में किसी को कोई भी याद नहीं रहता और ये केस जो है इसकी फाइल दब के रह जाती है, ठंडे बस्ते में बंद हो जाती है। अब पुलिस वाले जो है दूसरा केस देखते हैं। इसी बीच क्या होता है दोस्तों, 27 महीने का समय बीतता है। एक जगह पे कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं, वहीं पे एक लड़का होता है अभिषेक पाल उर्फ मिंटू। वो वहाँ पे जाके बड़ी शान से बोलता है कि तुम लोगों ने जीवन में क्या किया होगा, मैंने 4 लोगों की हत्या कर दी और मजाल है पुलिस ने मुझको उंगली भी टच की हो, आज तक मुझे पकड़ भी नहीं पाई। अब उस समय पे जो है मिंटू ने ये वाली बात किया है, हवा हवा में बोल दी। उसके साथ के लोग कुछ शराब पी के थे, कुछ अधेड़ थे, कुछ भी मतलब ये मान लीजिए शराब पी के टुल थे, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनमें से एक लड़का था जो कि उसकी बात पर ध्यान देता है, जो कि पहले कभी पुलिस का मुखबिर हुआ करता था। अब जब मुखबिर हुआ करता था तो वो क्या करता है, वो सीधे जाता है पुलिस वालों के पास। वो पुलिस वालों को पहले से ही जानता है क्योंकि वो पुलिस वालों के लिए पहले से ही काम करता था। वो पुलिस को जाके बताता है कि एक शख्स है जिसका नाम है अभिषेक पाल उर्फ मिंटू। वो अपने मुंह से कल शाम को बता रहा था कि उसने 4 लोगों की हत्या कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसको छुआ तक नहीं है। पुलिस के मजाल नहीं है कि वो उसे छू ले। अब पुलिस वालों के पास जैसे ही ये खबर पहुंचती है कि भाई एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी, तो इस अभिषेक पाल के बारे में जानकारी ली जाए कि आखिर ये है कौन और इसने किसकी हत्या की होगी। और 27 महीने हो गए, अभी तक पुलिस ने इसको पकड़ा भी नहीं, किसी को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, ये मामला जो है वो चला जाता है क्राइम ब्रांच के पास, क्योंकि समय हो चुका था 27 महीने का। अब इसके बाद जब क्राइम ब्रांच इसके बारे में जानकारी लेती है तो 2 लड़कों का और नाम सामने आता है, जिसमें पहला होता है रितेश कटियार जो कि बिहार का रहने वाला होता है और दूसरा होता है मनोज बावला। अब इन दोनों के बारे में जब जानकारी ली जाती है कि ये दोनों लोग कहाँ हैं, तो पता चलता है कि रितेश कटियार जो है बहुत पहले बिहार चला गया था, लेकिन वो घर पे बैठा बैठा बड़बड़ाता रहता था कि उससे शायद कोई गलती हो गई है और वो अंदर ही अंदर पछताता रहता था, इसीलिए उसने कोई कीटनाशक खा लिया, इसकी वजह से उसकी हो गई मौत। अब रितेश तो मर चुका है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है मनोज बावला। अब मनोज बावला के बारे में जानकारी ली जाती है, ये कहाँ है, तब पता चलता है कि मनोज बावला जो है गाजियाबाद में एक ही मोटरसाइकिल पे 3 लोग जा रहे थे, तभी कोई आके इन्हें पीछे से उड़ा जाता है, जिसमें दोनों दोस्त तो बच जाते हैं, लेकिन मनोज बावले की मौत हो जाती है। अब 2 लोगों का नाम सामने आया, ये दोनों भी मर गए। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं अभिषेक पाल उर्फ मिंटू, इससे पूछताछ करते हैं। अब अभिषेक पाल ने उस समय तो बता दी कि उसने 4 हत्याएं की हैं, लेकिन अब जब पुलिस वाले उससे पूछ रहे हैं तो वो बताता नहीं है, लेकिन पुलिस वालों को पूरा कंफर्म था कि इसी ने ज़रूर कुछ ना कुछ किया तो है। अब जब वो नहीं बताता तो पुलिस वाले उसके साथ सख्ती बरतते हैं, और जब पुलिस वाले उसके साथ सख्ती बरतते हैं तो वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है कि आखिर उसने किसकी हत्या की, क्यों की, किस तरह से की और उनकी लाशों के साथ क्या किया। अब दोस्तों होता क्या है, जो वेद प्रकाश करोड़ीवाल थे, जो नैना के पिता थे, उनका जो है अपना काम था।
उनका अपना काम जो है दिल्ली में मजनू का टीला करके एक जगह है, वहाँ पे उनकी कपड़ों की दुकान थी, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी चलती थी। और साथ में उनका जो है ब्याज पे पैसे देने का काम था। कपड़े की दुकान भले कम चलती हो, लेकिन ब्याज पे पैसे देने का काम उनका बहुत अच्छा चलता था, मतलब कि बहुत अच्छी कमाई होती थी। और उनकी जो पत्नी है साधना, वो हाउसवाइफ थी। उनकी बेटी नैना, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, प्राइवेट में बच्चों को भी पढ़ाती थी, और उसकी शादी की बात चल रही थी। और उनका बेटा शुभम जो है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और इनके घर में एक नौकर भी होता है जिसका नाम होता है रितेश कटियार, जो कि बिहार का रहने वाला होता है और उसकी उम्र महज 16-17 साल के आसपास होती है। वो घर के सारे काम किया करता था और किसी भी काम के लिए मना नहीं करता था। अब दोस्तों होता क्या है, 2015 का साल थी, महीना था अगस्त का। अगस्त 2015 में क्या होता है, जो वेद प्रकाश है वो कोई नया बिजनेस खोलना चाहता था। इसीलिए उसके मन में आती है कि क्यों ना दुकान को बंद कर दी जाए ताकि मैं दूसरे बिजनेस को खोल सकूं और उसमें ध्यान लगा सकूं। अब जब वेद प्रकाश ये वाली बात बोल रहा था तो जो उसका नौकर है रितेश कटियार, वो कहता है कि मालिक आप इस दुकान को बंद क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा कीजिए इस दुकान को आप मुझे दे दीजिए और जो आपका किराया बनता है अपने से किराया लीजिएगा और जो आपने पैसे मार्केट में लगाए हुए हैं मैं आपके उन पैसों को भी पटा लूँगा और आपको दे दूँगा। अब जो वेद प्रकाश है वो कहता है कि ठीक है, इसमें बुराई क्या है, तुम ऐसा करो मेरी दुकान ले लो। अब पैसे तय होते हैं 4 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए तय होने के बाद वो जो है उसकी महीनेदारी बांध देता है कि तुम मुझे जो है इतने रुपए महीने दिया करो। अब इसके बाद जो वेद प्रकाश है वो तो अपना काम करने लग जाता है और जो उसका नौकर है रितेश कटियार वो जो है वेद प्रकाश की दुकान पे बैठने लग जाता है। अब थोड़े समय तक तो इन दोनों का व्यापार जो है बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़े समय बाद ही क्या होता है, वेद प्रकाश का जो व्यापार है उसमें नुकसान दिखने लगता है, काम मतलब कम होने लगता है, उसकी कमाई बहुत कम होने लगती है। और दूसरी तरफ जो रितेश है जो कि दुकान पे बैठता था वेद प्रकाश की पे, उसका काम भी कम हो गया और उसकी भी कमाई नहीं हो रही। जो उसने पैसे बांधे हुए थे कि इतने रुपए महीने दूंगा, वो देना भी बंद कर दिया। अब वेद प्रकाश उसके पास आता है, उससे कहता है कि भाई रितेश तुम मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे, तुमने इतने रुपए महीने बांधे थे तो इतने रुपए महीने तुम्हें देने चाहिए। तो रितेश कहता है कि मालिक मेरा काम ही नहीं चल रहा, मैं अपने खुद का खर्चा नहीं निकाल पा रहा तो आपको पैसे कैसे दे दूंगा। इसीलिए जो वेद प्रकाश है वो उसे बताता है कि अब तक जो तुम्हारा पैसा है मूल और ब्याज को लगा के 8.5 लाख रुपए हो गए हैं, अब तुम बताओ उन 8.5 लाख रुपए को कैसे दोगे। तो रितेश कहता है कि मालिक जैसे भी होगा मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। अब इसके बाद क्या होता है, जो रितेश है एक दिन बहुत परेशान होता है तो उसके पास उसका दोस्त आता है जिसका नाम होता है अभिषेक पाल उर्फ मिंटू। वो उससे पूछता है कि भाई तू परेशान क्यों है। तो वो बताता है कि मैंने वेद प्रकाश से दुकान ली थी, 4 लाख रुपए तय हुए थे, अब तक मैं पैसे नहीं दे पाया तो मूल और ब्याज को लगा के 8.5 लाख रुपए हो गए। अब वो मुझसे पैसे मांग रहा है, मेरे पास पैसे हैं नहीं देने के लिए। अब ये वाली बात जो है अभिषेक अपने तीसरे दोस्त को बताता है जिसका नाम होता है मनोज बावला। अब मनोज बावला को जैसे ये बात पता चलती है तो तीनों दोस्त बैठ के शराब पी रहे होते हैं और वो कहते हैं कि भाई इन पैसों को कैसे चुकाया जाए। तो ये तीनों कहते हैं कि क्यों ना जो वेद प्रकाश है उसको रास्ते से हटा दिया जाए। वेद प्रकाश को हम रास्ते से हटाएंगे तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और वेद प्रकाश को रास्ते से कैसे हटाया जाए, तो ये लोग कहते हैं कि हमें पहले जो है वेद प्रकाश के परिवार वालों से नज़दीकी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हमारी उनसे नज़दीकी हो जाए तो बोलचाल हो जाए, बोलचाल हो जाएगी तो हम उसके घर में जाने लगेंगे और किसी दिन किसी बहाने से उसे रास्ते से हटा देंगे। और होता भी ऐसा ही है। होता क्या है, जो नेहा है वेद प्रकाश की बेटी, उसके पास एक सेंट्रो कार होती है और जो उसका बेटा है शुभम, उसको कार चलानी आती नहीं है। इसीलिए जो है अभिषेक जो है शुभम से कहता है कि मैं तुम्हें कार चलाना सिखा दूंगा, तुम तो मेरे दोस्त हो। जो इनका नौकर है रितेश, वो इनकी दोस्ती करवाता है अभिषेक से। इसीलिए क्या होता है, अभिषेक रोजाना शुभम के पास जाता था उनके घर पे और उसको कार चलाने सिखवाने लगता था। अभिषेक हो चाहे मनोज बावला हो चाहे रितेश हो, इन तीनों की पहुंच बहुत अच्छी हो गई। रितेश तो पहले से नौकर था, लेकिन अभिषेक और मनोज ये दोनों की उसने जो है घर वालों से जान पहचान करवा दी। अभिषेक बेटे को कार चलाना सिखाता है और जो मनोज है उसको किसी न किसी बहाने से उसके घर पे लेके आता था। अब इन लोगों की बोलचाल बहुत अच्छी हो गई थी। अब तारीख आती है 15 जुलाई 2016।
15 जुलाई 2016 की सुबह क्या होता है दोस्तों, जो अभिषेक है वो वेद प्रकाश से कहता है कि आपकी गाड़ी के टायर जो हैं वो घिस चुके हैं, अगर आप इन्हें अभी बदलवा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये कभी भी रास्ते में धोखा दे सकते हैं। तो वेद प्रकाश कहता है कि ठीक है, चलो गाड़ी के टायर बदलवाने चलते हैं। अब क्या होता है, वेद प्रकाश और जो अभिषेक हैं वो गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। अभिषेक गाड़ी चला रहा होता है, वेद प्रकाश जो है कंडक्टर वाली सीट पर बैठा होता है और इनके पीछे बैठा होता है मनोज। अब जैसे ही गाड़ी आगे चलती है और सुनसान रास्ता आता है तो मनोज क्या करता है, उसके हाथ में तार होता है, वो तार से वेद प्रकाश के गले को पीछे से ही जकड़ लेता है और तब तक दबाता है जब तक कि वेद प्रकाश मर नहीं जाता। और वेद प्रकाश मर जाता है। और जब वेद प्रकाश मर जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी लाश को निकालते हैं और डिग्गी में डाल लेते हैं। अब ये तीनों लोग जो है उसकी लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहे होते हैं, लेकिन मनोज और अभिषेक के मन में एक चीज़ आती है कि हो सकता है वेद प्रकाश के बेटे को इन लोगों के ऊपर शक हो जाए, क्योंकि जो अभिषेक है वही वेद प्रकाश को अपने साथ गाड़ी में बैठा के लाया था। अब अभिषेक कहता है कि भैया इसे भी रास्ते से हटाना होगा। इसीलिए क्या होता है, जो अभिषेक है वेद प्रकाश के बेटे से कहता है कि ऐसा है, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से चलो हॉस्पिटल में, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसके बाद अभिषेक जो है 2 बजे उसको बैठा लेता है गाड़ी में और ऐसे ही लेके जाता है और उसके बेटे की भी हत्या कर देता है, जिस तरह से बाप की थी। इसके बाद ये कहते हैं बाप बेटे की तो हत्या कर दी, अब माँ बेटी घर पे होंगी, अब उनकी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी ना, तो क्यों ना उन दोनों को भी मार दिया जाए। अब बेटे को मारने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग जाते हैं घर पे। घर पे जो वेद प्रकाश की पत्नी साधना होती है वो अकेली होती है। उससे जाके कहते हैं कि देखिए वेद प्रकाश जी का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी चलिए हॉस्पिटल, ज़रा आप चलिए हमारे साथ। अब साधना जो है ना तो अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करती है, ना अड़ोसी पड़ोसियों को बताती है, वो हड़बड़ी में इनके साथ गाड़ी में बैठ के चली जाती है। जैसे वेद प्रकाश बैठा था, जैसे इनका बेटा बैठा था, वैसे ही साधना भी कंडक्टर वाली सीट पर बैठती है। अभिषेक गाड़ी चला रहा होता है, मनोज गाड़ी में पीछे बैठा होता है। अब साधना को लेके ये जैसे ही जाते हैं, मनोज फिर से पीछे से तार अड़ाता है, अब साधना की भी हत्या कर देता है और उसकी बॉडी को भी गाड़ी में डाल देता है डिग्गी में। अब गाड़ी में 3 लाशें पड़ी हुई हैं, वेद प्रकाश, उसकी पत्नी साधना और उसके बेटे की 3 लाशें पड़ी हुई हैं। अब रात को लगभग 9-10 बजे के आसपास का समय होता है, तो ये सोचते हैं कि देखिए घर में नेहा अकेली रह गई है, नेहा को भी मार देते हैं, क्योंकि ये तीनों जने अब जब गायब हो चुके हैं तो नेहा जो है इनके लिए रिपोर्ट लिखाएगी और रिपोर्ट लिखाएगी तो हम लोगों का नाम सामने आ जाएगा। इसीलिए रात को 9 बजे ये लोग जो है नेहा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरह से, तुम ऐसा करो जल्दी से चलो, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भैया वहीं पे ही हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। अब नेहा भी हड़बड़ी में उनके साथ गाड़ी पे बैठ जाती है। अभी से गाड़ी चला रहा होता है, मनोज पीछे बैठा हुआ होता है और नेहा कंडक्टर वाली सीट पे बैठी होती है। मनोज फिर से जैसे बाप को मारा, जैसे माँ को मारा, जैसे भाई को मारा, वैसे ही नेहा की भी हत्या कर देता है और इन चारों की लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाल लेते हैं और इनके ऊपर जो है परफ्यूम छिड़क देते हैं ताकि किसी को बदबू ना आए। अब 15 तारीख की रात को पूरे परिवार की हत्या हो चुकी है। ये लोग जो है उस दिन इनकी लाश को ठिकाने नहीं लगाते। अब 16 तारीख की सुबह आ जाती है, 16 जुलाई 2015। अब क्या होता है दोस्तों, 16 जुलाई 2016 की सुबह आ जाती है और अब ये लोग क्या है उस लाश को ठिकाने कहाँ लगाएं ये सोच रहे होते हैं। दिन में लाश को ठिकाने लगा नहीं सकते, ये लोग क्या है शाम होने का इंतज़ार करते हैं और शाम होने के बाद 16 जुलाई 2016 की रात को ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं हाईवे की तरफ और NH-24 हापुड़ के पास में एक कैनाल होती है, उस कैनाल के पास जाते हैं और देखते हैं कि कैनाल का पानी जो है बहुत ही तेज़ी से बह रहा है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक एक करके लाश को निकालते हैं और कैनाल में फेंकने लगते हैं। पहले बाप की, फिर माँ की, फिर भाई की, फिर बेटी की। अब ये लोग क्या करते हैं, चारों लाश को कैनाल में फेंक देते हैं और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे और हकीकत में ये लोग पकड़े भी नहीं जाते। 17 जुलाई 2016 की सुबह
नेहा की लाश तो मिली, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लगा कि शायद परिवार वालों ने ही इसको मार दिया है, परिवार वाले भाग गए हैं। पुलिस वालों को ये वाली बात नहीं पता थी कि इन चारों की ही हत्या कर दी गई है। अब पुलिस वालों ने खोजबीन भी की थी, लेकिन पुलिस वालों की हत्या कुछ पड़ता नहीं है। लेकिन 27 महीने बाद अभिषेक एक जगह पे शराब पीते पीते बता देता है कि मैंने 4 लोगों की हत्या कर दी, लेकिन आज तक पुलिस मुझे छू भी नहीं पाई। इसकी वजह से पुलिस जो है अभिषेक तक पहुंच गई, और जो उसके 2 साथी थे वो दोनों तो मर ही चुके थे। अब होता क्या है, जिस कैनाल में इन्होंने पूरे परिवार की लाशें डाली थी उसमें बेटी की लाश तो मिल गई। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, कैनाल के रास्ते में जितने भी गांव और शहर आते हैं वहां पे जाके उन लोगों से जानकारी लेते हैं कि 27 महीने पहले यहाँ पे कोई लाशें आई थी, तो किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी कि बाप, भाई और माँ, इन तीनों की लाशें नहीं मिलती, सिर्फ नेहा की लाश मिली थी, और उसी के बिना पर अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया और 27 महीने बाद इस केस का खुलासा हो गया। दोस्तों, इस मामले में जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम की बड़ी तारीफ की जाएगी, क्योंकि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले को इतनी आसानी से सुलझा लिया और जो अभिषेक था उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और अभिषेक के जो 2 साथी थे जिन्होंने अभिषेक का साथ दिया था उसे मारने में, पहला नौकर रितेश जो कि बिहार में रहता था, उसे क्या है इस बात की बहुत गिल्टी थी कि उसने जो है अपने मालिकिन, उनके बेटे, उनकी बेटी की हत्या कर दी है। उसे इस बात का बहुत पछतावा था कि उसने ये बहुत गलत किया है। इसीलिए वो क्या करता है, अपने गांव चला जाता है, लेकिन गांव में भी उसका मन लगता नहीं है, इसीलिए वो कीटनाशक खा के अपनी जान दे देता है। और जो उसका दोस्त था मनोज बावला जो है अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पे मटर गश्ती कर रहा था, उसे कोई पीछे से आके उड़ा जाता है। दोनों दोस्तों की जान बच जाती है, लेकिन मनोज बावला मर जाता है। और अभिषेक इस समय पे जेल में है और कोर्ट में अभी भी इसका केस चल रहा है। अभी इससे कोई सज़ा सुनाई नहीं गई है, इसने एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि क्रिमिनल कितने भी सातराना अंदाज से क्राइम कर ले, एक ना एक दिन तो वो पकड़ा ही जाता है, भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन आखिरकार अभिषेक पकड़ा ही गया। और ऐसे ही सभी क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।